विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र का संबंध है भारत के प्राचीन इतिहास से। भारत का वो प्राचीन इतिहास जो प्रारंभ से लेकर प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक युग को सम्मिलित करते हुए लगभग 1206 ईस्वी तक के काल को हम इसमें मोटे तौर पर शामिल करते हैं। इस कालखंड का अंत उस वक्त होता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली में ममलूक सुल्तानों की सत्ता कायम होती है और इसके साथ ही भारत के प्राचीन इतिहास के कालखंड की समाप्ति होती है और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे बात की थी मगध साम्राज्य के उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर नंदों तक। अब इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा मगध साम्राज्य के एक शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मौर्य साम्राज्य के बारे में। धनानंद के पश्चात मगध में जिस शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुई वह मौर्य राजवंश के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में जिस मौर्य राजवंश की स्थापना हुई वह केवल एक राजवंश ही नहीं था, बल्कि अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं से युक्त एक प्रशासनिक तंत्र था, एक आर्थिक तंत्र था, एक सामाजिक तंत्र था। एक ऐसे ताने बाने पर टिका हुआ तंत्र था जिसका विस्तार उन वैज्ञानिक सीमाओं तक था। वैज्ञानिक सीमाओं से तात्पर्य हमारा ये है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध साम्राज्य ने उन वैज्ञानिक सीमाओं को स्पर्श किया, उन वैज्ञानिक सीमाओं को छुआ जिसे काफी बाद में आगे चलकर आने वाले अंग्रेज उत्तराधिकारी भी उन सीमाओं को स्पर्श नहीं कर पाए। यहाँ विद्यार्थियों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग्रेजी सेनाएं अफगानिस्तान में नाकामयाब होकर लौटी, अपना पूरा का पूरा सफाया करवा के लौटी, उस अफगानिस्तान का अधिकांश क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर के भारतीय साम्राज्य के अधिकारी, जिसको सिकंदर के भारतीय साम्राज्य का हिस्सा मिलता सेल्यूकस द निकेटर, उससे एक समझौता किया और उस समझौते के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस की तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश प्राप्त हुए, जिसमें एरिया यानी हिरात, एराकोसिया यानी कंधार, गैड्रोसिया यानी बलूचिस्तान और पेरोपनिस्ती यानी हिंदुकुश घाटी। तो ये चारों ही अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और यहाँ तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं फैली। तो इसलिए मौर्य साम्राज्य न केवल एक ऐतिहासिक शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि वैज्ञानिक सीमाओं को भी धारण करने वाला ये साम्राज्य था। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य और मगध के नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के संघर्ष के बारे में बात करें, चाणक्य की गतिविधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें और मौर्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
इससे पहले हम आइए स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो विद्यार्थियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी हमें विविध स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमारे पास बौद्ध स्रोत भी अवेलेबल है, जैन स्रोत भी प्रचुरता से अवेलेबल है। इसके अलावा हमें धर्मनिरपेक्ष स्रोत जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जैसे कि सोमदेव का कथा सरित सागर, शैमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, इस प्रकार के बड़े पैमाने पर ग्रंथ अवेलेबल है। इसके अलावा हमें विदेशी यात्रियों के विवरण भी उपलब्ध है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अभिलेखों से भी जानकारी मिल रही है। तो आज की इस कक्षा में मैं आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले, क्योंकि सोर्सेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपको स्मरण कीजिए आप मेरी पहली कक्षा को, जिससे मैंने आपसे चर्चा की थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और उसके अंदर मैंने बताया था कि स्रोत वे तरीके या वे साधन हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बौद्ध सोर्सेज के बारे में देखें। विद्यार्थियों, बौद्ध सोर्सेज के बारे में आपको बात स्पष्ट कर दूं कि बौद्ध स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध पिपली वन के मौर्य क्षत्रियों की शाखा से जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कौशल नरेश विड्डूब के आक्रमण से बचने के लिए, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए पिपली वन के मौर्य शाखा के क्षत्रिय वहां से निकल गए, और उन्हीं मौर्य शाखा के क्षत्रियों से संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो बहुत सोर्सेज उसके क्षत्रिय होने की पुष्टि करते, और कुछ अभिलेख, कुछ स्तंभ ऐसे मिले जिससे कि कुछ इस बात की पुष्टि हो रही है। इस बात को मैं आगे मौर्यों की उत्पत्ति संबंधी अपने व्याख्यान में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बौद्ध सोर्सेज कौन कौन से। बौद्ध स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास महाबोधि वंश, सद्धर्म कथा संग्रह, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद प्रश्न और धूप वंश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा हमें महावंश से भी जानकारी मिलती है, और दिव्यावदान से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके अलावा विचार श्रेणी नामक ग्रंथ भी है। इसके अलावा आपके और भी दुनिया भर के काफ़ी ग्रंथ हैं जो हमें इस प्रकार की जानकारी दे रही है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, और भी काफ़ी लंबी चौड़ी सूची हमारे सामने अवेलेबल है इन चीज़ों के बारे में। तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो मैं इन चीज़ों को काफ़ी विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण भी चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि वे लोग जो सिकंदर के जहाजी बेड़े में आए थे, जैसे कि जहाजी बेड़े का कप्तान नियार्कस, नाविक ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोब्यूलस, ये वे सारे लोग हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा मैगस्नीज का विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिका नाम का ग्रंथ, हालांकि वर्तमान में भी इंडिका नहीं मिलती है। इसके अलावा स्ट्रैबो के विवरण, एरियन के विवरण, जस्टिन के विवरण, प्लूटार्क के विवरण, डायमेकस के विवरण, डायनिसियस के विवरण, ये इस प्रकार के विवरण हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये साहित्यिक स्रोत है, जिससे बौद्ध स्रोत है, जैन स्रोत है, और इसके अलावा भी हमारे सामने अभिलेख है। अभिलेख विद्यार्थियों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। पहली बात तो है कि अशोक के अभिलेख
और अशोक के अभिलेखों के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देने के जो सारे सोर्सेज है, विद्यार्थियों मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्रोत है जो मैंने आपसे अभी बात की, यह केवल न केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दे रहे बल्कि जैन चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारियों के बारे में भी जानकारी का हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि इनसे हमें बिंदुसार के बारे में भी जानकारी मिलती है जिसको अमिट्रोटेटस के नाम से कहा गया है। इससे हमें अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है और भी मौर्यों के उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी देने में ये सारे ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है, ये विदेशी यात्रियों के विवरण है। ऐसा नहीं कि केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रहे, बल्कि इनमें से काफ़ी कुछ ग्रंथ ऐसे जो आगे के बारे में भी जानकारी दे रहे। तो अभी के पेपर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हमारे सामने कौन कौन से ग्रंथ हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जानकारी दे ही रहे और बाकी औरों के बारे में भी जानकारी दे रहे। तो अशोक के अभिलेख है जो अशोक के बारे में जानकारी दे रहे। इसके अलावा हमारे सामने रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख है। विद्यार्थियों, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में मौर्यों के शासन व्यवस्था का, मौर्यों के राज्य का होने का उल्लेख करता है और उसमें यह बात लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्यपुष्य गुप्त ने उर्जेत पर्वतमाला से निकलने वाली पलासिनी और सुवर्ण सिक्ता नदियों के जल को रोककर एक शोदर्शन झील का निर्माण करवाया। और आगे चलकर यह भी उसमें लिखा है कि अशोक के समय में उसके यूनानी प्रांत के गवर्नर यवनराज, उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर यवनराज तुषास्प ने उस झील में से सिंचाई के लिए कुल्ले वाप यानी नहरें निकलवाई। तो जूनागढ़ अभिलेख भले ही रुद्रदामा द्वारा तो लिखा गया हो, द्वारा लिखवाया गया, लेकिन मौर्यों के बारे में जानकारी का काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके अलावा भी हमारे सामने काफ़ी अभिलेखिक विवरण मिल रहे जो इस बात को समझने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इन स्रोतों के बारे में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में, जैन ग्रंथों के बारे में, जैसे कि विशेष रूप से जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र का काफ़ी महत्वपूर्ण उल्लेख है और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन होने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के स्रोतों से अवगत कराया। इन स्रोतों के बारे में मैं विस्तार से आगे जानकारी आपको और दूंगा जब हम हर टॉपिक को इसे जोड़ कर देखेंगे। तो मेरा आपसे यह आग्रह कि आप इन चीज़ों को गहराई से देखें, सोचे समझे और भी कोई बात हो मेरे साथ 9928482295 पर संपर्क करके बात करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्ञान का आदान प्रदान केवल एक पक्ष से नहीं होना चाहिए। हम आपस में डिस्कस करें, चीज़ों को समझें, ताकि हम चीज़ों की गहराई तक जा पाएंगे। जय भारत, जय हिंद।